अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम रोज़ आपके लिए एक कहानी लेकर आते हैं, तो आज भी हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जो बहुत ही अच्छी है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा। इस कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी। इसमें मुख्य पात्र हैं 5 बेनी माधव सिंह, जिनको ठाकुर भी कहते हैं। इनके 2 बेटे श्रीकंठ और लाल बिहारी। चौथे हैं भूप सिंह, जो कि सूबे के ताल्लुकदार हैं, और उनकी बेटी आनंदी। आनंदी का ब्याह श्रीकंठ से होता है, यानी कि बेनी माधव के बड़े बेटे से। बेनी माधव के 2 बेटे होते हैं, श्रीकंठ और लाल बिहारी, जिसमें श्रीकंठ बड़े होते हैं, लाल बिहारी छोटे। और भूप सिंह की बेटी आनंदी की शादी होती है श्रीकंठ से। तो बेनी माधव सिंह इनके बाप यानी कि किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, लेकिन अब ये इतने अमीर नहीं हैं। पहले कभी इनके दरवाजे पर हाथी झूमा करते थे, और आज एक सूखी मतलब पतली दुबली सी भैंस इनके दरवाजे पर रहती है। वो भी शायद दूध अच्छा देती है इसलिए रहती है, और कोई ना कोई उसके पीछे डंडा लेकर घूमता रहता है। इनके 2 बेटे हैं, श्रीकंठ और लाल बिहारी। श्रीकंठ इनका बड़ा बेटा है और लाल बिहारी छोटा बेटा है। श्रीकंठ को पढ़ाई का बहुत शौक है और बड़ी मेहनत से उन्होंने BA की डिग्री पास की है इलाहाबाद से। और लाल बिहारी को पढ़ाई में इतना शौक नहीं था, वो तो सुबह उठकर 2 लीटर दूध पिया करता था उसी भैंस का, और बहुत ज़्यादा ताकतवर और दिखने में अच्छे, इस तरीके से कहते हैं लाल बिहारी। और भूप सिंह सूबे के ताल्लुकदार थे। इनका जो मिजाज था वो भी बहुत अच्छा था, व्यवहार बहुत ठीक था। और लेकिन इनके बेटा नहीं था, 7 बेटियां थीं। चौथे नंबर पर आनंदी थी। 3 बेटियों की शादी इन्होंने बहुत ज़्यादा धूमधाम से की थी, लेकिन चौथी बेटी के आते आते इनके ऊपर अच्छा खासा कर्ज हो गया था। चौथी बेटी आनंदी सभी बेटियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। ये चाहते थे कि आनंदी की जब शादी हो तो ना तो ज़्यादा कर्ज हो और ना ही उसको ऐसा महसूस हो कि उनके पापा ने कहीं भी उनका ब्याह कर दिया। तो एक दिन श्रीकंठ इनके यहाँ कर्ज लेने के लिए आता है। श्रीकंठ व्यवहार का बहुत अच्छा था और पढ़ा लिखा था, ज़हीन था, समझदार था। तो वो गांव में लोगों की मदद किया करते थे, लोगों को समझाया करते थे। और आजकल जैसे कि औरतों को, लड़कियों को मिलजुल कर रहने की आदत, संस्कृति ये जो ख़त्म होती जा रही थी, उसके ये बहुत ज़्यादा विद्रोही थे, मतलब खिलाफ थे। तो ये लोगों को, लड़कियों को समझाया करते थे। इसी बात से कुछ औरतें तो इनके खिलाफ हो गई थी कि ये तो हमेशा हमें ही बुरे कहते हैं। अब श्रीकंठ एक दिन किसी काम से भूप सिंह के यहाँ चंदा लेने गए। भूप सिंह को इनका मिजाज अच्छा लगा, तो इन्होंने सोचा कि आनंदी का ब्याह इससे कर दूं, क्योंकि ये पढ़े लिखे भी थे गांव में सबसे ज़्यादा, BA की डिग्री इन्होंने पास कर ली थी। आनंदी का ब्याह इन्होंने कर दिया। आनंदी जो कि रहने वाली थी अमीर घर की, क्योंकि भूप सिंह बहुत अमीर थे। बाज, हाथी, बड़े बड़े जानवर इनके यहाँ रहते थे, और बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत अच्छी खासी इनकी हालत थी और बहुत अमीर थे। आनंदी यहाँ रहती थी, और वहीं उल्टा बेनी माधव सिंह के यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी। लेकिन सभी भूप सिंह को श्रीकंठ अच्छा लगा, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी श्रीकंठ से कराने की सोच ली, और शादी भी हो गई। जिस तरह और लड़कियां श्रीकंठ के खिलाफ थी, उसी तरह थोड़ा थोड़ा आनंदी भी खिलाफ हो गई थी कि ये मिलजुल कर रहने की हमेशा बात करते हैं। छोटी छोटी नोक झोंक होती रहती थी गरीबी की वजह से। तो लेकिन क्योंकि आनंदी बड़े घर से आई थी, अमीर घर से आई थी, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया गरीब घर में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में उसने अपने आप को ऐसे
उस घर में ढाल लिया, जैसे कभी बड़े घर में रही ना हो, बड़े घर की यानी कि अमीर घर में कभी रही ना हो। इस तरह उसने अपने आप को ढाल लिया और सारे काम वगैरह भी सीख गई। सब कुछ ठीक चल रहा था और श्रीकंठ इलाहाबाद में एक दफ्तर में नौकर था, तो वो हफ्ते में दो दिन या 3 दिन घर आया करता था, बाकी वहीं रहा करता था। तो एक दिन क्या हुआ, लाल बिहारी जो कि बेनी माधव का दूसरा बेटा था, श्रीकंठ का छोटा भाई था, तो वो एक दिन मांस लेकर आया और भाभी से बोला, भाभी इसको बना दो जल्दी से। तो भाभी यानी कि आनंदी ने उसको बना दिया। पहले तो उसने देखा कि घी बहुत कम था, तो उसने क्या करा, घी दाल में न डालने के बजाय, दाल भी बना रही थी वो और मांस भी बनाने के लिए लाल बिहारी कह गया था, तो उसने सारा जो घी था, पाव भर घी था, वो उसने मांस में डाल दिया और दाल में नहीं डाला। लाल बिहारी बाहर से आया और आनंदी ने खाना परोस दिया। जैसे ही लाल बिहारी खाने के लिए बैठा तो उसने दाल जब खाई तो बोला, ये क्या, दाल में तो बिल्कुल भी जायका नहीं है, इसमें तो बिल्कुल भी घी नहीं है। आनंदी बोली, पाव भर घी था, वो मैंने मांस में डाल दिया, तो दाल में डालने के लिए नहीं बचा। लाल बिहारी गुस्से में होकर बोला, ये क्या, अभी तो मैं घी लेकर आया था पूरा, तुमने इतनी जल्दी कैसे ख़त्म कर दिया। आनंदी बोली, मैंने क्या खा गई, मैंने खाने में ही डाला है और वो अब ख़त्म हो गया, और दाल में जिसकी वजह से मैं डाल नहीं पाई। इस गुस्से में लाल बिहारी ने गुस्से में कह दिया, ये अपनी अमीरी और अपना अमीरपन अपने घर में जाकर दिखाना, बड़े घर की बेटी हो तो वहीं दिखाना, यहाँ पर हमारे हिसाब से तुमको रहना होगा और कम चीज़ों में गुजारा करना होगा। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि एक लड़की अपने आप को सुन लेगी या फिर मार खा लेगी, लेकिन अपने मायके की नहीं सुन सकती। तो इसी तरह आनंदी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने बोल दिया गुस्से में कि हाँ, हमारे यहाँ तो इतना घी नाई और नौकर चाकर खा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता जितना आपके यहाँ हमको मिलता है। इस बात पर लाल बिहारी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने क्या करा, वहाँ पर खूंटा पड़ा था, उसे उठाकर आनंदी के ऊपर फेंक दिया। वो तो आनंदी ने हाथ से उसको खूंटे को रोक लिया, वरना तो सिर फट जाता। इस बात से गुस्से में आकर आनंदी ने बोला, अगर ये होते तो तुमको बताती। लाल बिहारी ने भी गुस्से में बोल दिया, हाँ, देख लूँगा तुम्हारे घर को भी, तुमको भी, और जिसकी तुम धमकी देती हो उसको भी। बात इतनी बढ़ गई तो आनंदी जाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब आनंदी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसके ऊपर लाल बिहारी ने खूंटा उठाकर जो फेंका था। उसके बाद ये बात थर्सडे की थी, यानी कि बृहस्पतिवार की थी, और श्रीकंठ आता था शनिवार वाले दिन। 2 दिन बिना कुछ खाए पिए आनंदी ने श्रीकंठ का इंतज़ार किया कि वो आएंगे तो मैं शिकायत करूँगी। अब 2 दिन उसने गुजार दिए। शनिवार आया और अपने टाइम अनुसार, वक्त अनुसार श्रीकंठ भी आ गया, लेकिन आने के बाद वो 2 घंटे गांव वालों के साथ गुजारा करता था, दोस्त वगैरह के साथ, और जो लोग होते थे वो उनको कोर्ट के मामले और आसपास की जो जितने भी मामलात होते थे वो सब बताता था, और जो अपने एक्सपीरियंसेस होते थे वो भी शेयर करता था। शहर के बारे में भी बताया करता था और लोगों को अच्छी हिदायत दिया करता था कि कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये सब में अच्छा खासा टाइम निकल जाता था। वो अपने टाइम से आया था, लेकिन जब मीटिंग पंचायत बैठी तो उसमें 1-2 घंटे निकल गए। आनंदी के ये 2 घंटे बहुत मुश्किल से गुजरे, और लेकिन किसी तरह उसने गुजार लिया। अब खाने का वक्त हुआ तो श्रीकंठ, पंचायत खत्म हुई, श्रीकंठ जैसे ही घर जाने के लिए उठा तो लाल बिहारी बोला, भैया भाभी को समझा लीजिए, अपने घर की, अपने मायके की बहुत ज़्यादा धमकी देती हैं कि हमारे यहाँ तो इतना सामान नौकर वगैरह ही खा लेते हैं, वो हमको इस तरह ताने देती हैं। तो श्रीकंठ ने पूछा बात क्या है। उसने कहा कि हाँ, तुम भाभी को समझा लो, उनका रवैया कुछ ठीक नहीं है हमारे लिए। इस बात को बेनी माधव सिंह ने भी सुना तो उन्होंने लाल बिहारी का साथ दिया और
आनंदी की बुराई कर दी। अब जब श्रीकंठ घर पहुंचा तो पहले से ही आनंदी गुस्से में थी, तो उसने कुछ खाना वगैरह नहीं बना रखा था। तो श्रीकंठ ने बोला क्या बनाया है? आनंदी बोली कुछ नहीं बनाया है और देख लो। तो ये बात सुनकर श्रीकंठ को पहले ही उन्होंने चढ़ा दी। श्रीकंठ को बाहर से ही पहले ही लाल बिहारी ने और बेनी माधव सिंह ने पहले ही चढ़ा दिया था आनंदी के बारे में। तो वो भी गुस्से में बोला आखिर बात क्या है बताओगी, और ये क्या रवैया है तुम्हारा आजकल, घर में ठीक नहीं है, ना ठीक से खाना बनाती हो ना काम करती हो। तो आनंदी समझ गई कि ज़रूर इनको किसी ने कुछ बताया है, यानी कि लाल बिहारी ने कुछ बताया है। आनंदी ने भी गुस्से में कह दिया जिसने तुम्हें समझाया है बताया है उन्हीं से जाकर पूछ लो। और आनंदी ने बहुत ज़्यादा गुस्से में बोला। तो श्रीकंठ ने फिर उससे पूछा जब तुम पूरी बात बताओगी तभी तो मुझको मालूम होगा। आनंदी ने फिर श्रीकंठ को पूरी बात बताई कि घी ख़त्म था, तो लाल बिहारी ने मांस लाकर दिया था, मैंने बना दिया, सारा घी मांस में डाल दिया और दाल में घी नहीं डाला। तो इसी पर उन्होंने मुझे इतना सुना दिया और मेरे ऊपर खूंटा फेंक कर ही मार दिया। वो तो मैंने हाथ से बचा लिया, वरना तो मेरा सिर फट जाता। जब ये बात श्रीकंठ ने सुनी, जो कि खुद इतने अच्छे मिजाज के थे और सबको मिलजुल कर रहने की हिदायत देते थे और औरतों के ऊपर हिंसा ना करने की हिदायत देते थे, हाथ ना उठाने की बात करते थे, अब जब उन्हीं के घर में ये सब कुछ हुआ तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, आंखें लाल हो गई गुस्से में। किसी तरह रात हो चुकी थी, उन्होंने रात गुजार ली, सारी रात जागते रहे और यही सोचते रहे कि मेरे घर में ये सब कैसे हो गया मेरे पीछे। सुबह हुई, बेनी माधव सिंह के पास श्रीकंठ पहुँचे और बोले कि बापूजी अब मैं यहाँ नहीं रह सकता और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर बेनी माधव सिंह समझ गए कि ज़रूर आनंदी ने सब कुछ बता दिया होगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे घरवाली की वजह से तुमको घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, अपना दिमाग, तुम तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अपना दिमाग, अपनी समझदारी का सबूत दो, सोचो। औरतें तो इसी तरह करती हैं, लेकिन श्रीकंठ समझदार थे और वो जानते थे कि कौन सही है कौन गलत, है परखना उनको बहुत अच्छे से आते थे। और चूँकि वो अपने बीवी का मिजाज भी बहुत अच्छे से जानते थे तो उनको मालूम था कि आनंदी सच बोल रही है। तो उसके बाद फिर उन्होंने गुस्से में बोला कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। किसी तरह बात जब बिगड़ने लगी तो माधव सिंह ने बोला एक औरत की वजह से तुम अपनी बीवी की वजह से घर छोड़ दोगे, हमें छोड़ जाओगे, तो अपने भाई को छोड़ जाओगे। तो उसने श्रीकंठ ने कह दिया कि हाँ मैं चला जाऊँगा। बात जब बिगड़ने लगी तो किसी तरह माधव सिंह से भी ना संभली और श्रीकंठ ने कह दिया अब वो मेरा भाई नहीं है और मैं उसकी तो शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। ये बात लाल बिहारी बाहर से सुन रहा था, क्योंकि लाल बिहारी को अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी, श्रीकंठ से, क्योंकि वो जब आते थे शहर से तो उसके लिए, लाल बिहारी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आते थे। दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी और जब वो पहलवानी में जीता था तो बिल्कुल उन्होंने उसे 5 रुपये इनाम में दिए थे। बहुत ज़्यादा अच्छे से मोहब्बत से वो रहा करते थे। लेकिन आज उनके मुंह से ये बात सुनकर लाल बिहारी को यकीन नहीं आया कि मेरा भाई मुझसे मेरे बारे में ऐसा बोलेगा कि अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। चाहे मुझे डांट लेते, मुझे मार लेते, अकेले में आकर ये समझा जाते, उसने यही सोचा था लाल बिहारी ने कि भाई आकर मुझे डांट लेंगे, मार लेंगे, अकेले में आकर मुझे समझा लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं बोलेंगे कि अब वो मेरा भाई नहीं है, अब मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये उसकी सोच से परे था। लेकिन जब श्रीकंठ ने ऐसा बोला तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगा और उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ किसी तरह। लेकिन ये बात नहीं संभली और श्रीकंठ ने फैसला ले लिया कि अब वो वहाँ पर नहीं रहेगा, उनके साथ नहीं रहेगा, अलग ही रहेगा। जब ये गांव वालों को बात पता चली, आसपास के लोगों को, कि माधव सिंह और श्रीकंठ में बन नहीं रही है, श्रीकंठ अलग रहना चाहता है,
तो जैसा कि लोगों का काम होता है कि पेट में दर्द होने लगता है और वो बात को जानना चाहते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखा था श्रीकंठ, और किसी ने सोचा नहीं था कि वो खुद मिलजुल कर रहने की बात करता था। आज वो खुद अलग होने की बात कर रहा है। तो जो उनके दुश्मन मतलब एक तरीके से खिलाफ थे, विद्रोही थे, तो वो सब मज़ा लेने के लिए आने लगे, कोई किसी बहाने से आने लगे घर पर, ताकि जानने के लिए कि वो सच में क्या ये बात सच है। तो इस तरीके से उनके घर में लोगों के आने जाने की लाइन लग गई। ये बात माधव सिंह समझ गए कि ये लोग मज़े लेने के लिए घर पर आ रहे हैं। उसने सोचा किसी तरह बात को संभाल लूँ, लेकिन उसके लाख प्रयासों के बाद भी बात ना संभली। तो उन्होंने कह दिया श्रीकंठ से, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा तुम कर लो, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो चले जाओ। तो लेकिन श्रीकंठ ये बात नहीं समझा कि ये लोग मज़े लेने के लिए आ रहे हैं या फिर हमारे घर का हाल जानने के लिए आ रहे हैं। वो इस बात को नहीं समझ पाया। तो इसलिए माधव सिंह ने कह दिया, और वो कह दिया कि हाँ, श्रीकंठ बोला कि हाँ मैं जाता हूँ। अब वो घर पहुँचा। ये बात जब लाल बिहारी ने सुनी तो उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि क्या हो गया, मेरी वजह से भाई घर छोड़कर जाएंगे। क्योंकि मैंने जैसा बताया लाल बिहारी श्रीकंठ से सच में मोहब्बत करता था। तो वो जाकर उसने घर गया और भाभी से माफ़ी मांग ली, और उनके कमरे के बाहर से खड़ा होकर बोला कि भाभी मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भाई और आप घर छोड़कर जाएं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये जब सब कुछ रोते हुए आनंदी से लाल बिहारी ने बोला तो उसको भी बुरा लगा, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी कि अलग हो या फिर बात इतनी बढ़ जाए। उसने तो शिकायत की थी बस, उसको लगा डांट देंगे ये ठीक हो जाएगा, और वो झुकना नहीं चाहती थी एक तरीके से, बस इतनी सी बात थी। लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। अब गुस्से में श्रीकंठ आया, उसने लाल बिहारी को गेट पर उसको खड़ा देखा लाल बिहारी को, लेकिन उसको बिल्कुल इग्नोर करके चला गया और अंदर जाकर आनंदी से बोला कि सामान पैक कर लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आनंदी ने बोला कि हम कहाँ जाएंगे, हम नहीं जा रहे कहीं भी, हम तो यहीं रहेंगे, और जो भी हुआ उसको भूल जाओ। मैं ये नहीं चाहती थी कि हम अलग हों, मेरी इतनी भी बड़ी गलती नहीं है, और लाल बिहारी तो माफ़ी मांग रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन श्रीकंठ इतना गुस्से में था कि वो बोला कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, और वो मेरा भाई नहीं है। आनंदी ने लाख समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन श्रीकंठ कहाँ सुनने वाले थे। फिर लाल बिहारी बोला कि अच्छा भाभी मैं चलता हूँ, और आप और भाई यहीं रहो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, और आप मत जाओ कहीं भी, मैं जाता हूँ। ये कहकर लाल बिहारी दरवाजे की ओर बढ़ा। आनंदी को बहुत पछतावा हुआ कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैंने तो बस शिकायत करी थी, बात इतनी बढ़ जाएगी किसी ने भी नहीं सोचा था। आनंदी जल्दी से दरवाजे की तरफ गई और लाल बिहारी को रोक लिया। फिर उसने कसम दी कि तुम अब आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाओगे। तो लाल बिहारी बोला नहीं, जब तक भाई मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मैं नहीं रुकूंगा, और वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया है। आनंदी ने जब उसे कसम दे दी और बोली कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए ज़रा सी भी घृणा नहीं है, और मैंने बिल्कुल तुम्हें अपने मन से माफ़ कर दिया है, और तो तुम नहीं जाओगे। और इतने में श्रीकंठ भी आ गया। जब उन दोनों की बात सुनी तो उसका भी दिल पिघल गया, क्योंकि श्रीकंठ भी लाल बिहारी से उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी वो करता था। फिर उसके भी आंखों से आंसू निकल गए और दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। जब आनंदी ने माफ़ कर दिया तो श्रीकंठ ने भी माफ़ कर दिया, और दोनों भाई गले मिलकर रोने लगे और सुलह हो गई। और लाल बिहारी ने कहा कि भैया तुम मुझे चाहे मार लेना, पीट लेना और या फिर थप्पड़ मार लेना, लेकिन कभी इस तरह नहीं बोलना कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ या तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और दोनों बहुत फूट फूट कर रोए और श्रीकंठ ने कह दिया अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे और ऐसा कभी मौका भी नहीं आएगा कि मुझे ये कहना पड़े। उन दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली, सब कुछ ठीक हो गया। ये मैनी माधव घर की तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने दोनों भाइयों को गले लगा हुआ देखा तो वो समझ गए कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है।
तो बेनी माधव ने बोला कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो बिगड़े हुए काम को बना देती हैं। ये बात इधर उधर के लोगों ने सुना तो उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई हाँ, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया बड़े घर की बेटी, क्योंकि वो बिगड़े हुए काम बना लेती हैं। कहानी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, इसी में सबकी भलाई होती है। लेकिन कहानी का नाम बड़े घर की बेटी, ठीक है, शायद पहले ऐसा ही होता हो, लेकिन मैं कहूँगी कि इस कहानी का नाम कुछ और भी हो सकता है। आप बताना कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जैसे कि अच्छा किरदार, क्योंकि सिर्फ बड़े घर की बेटियाँ ऐसी नहीं होती हैं जो मिलजुल कर रहती हैं, बल्कि छोटे घरों की भी होती हैं जिनका किरदार अच्छा हो, जिनकी आदत अच्छी हो, मिजाज अच्छा हो। तो आपके हिसाब से क्या नाम होना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। वैसे ये नाम भी ठीक है और आप सजेस्ट करना कि क्या नाम ठीक हो, इसका और क्या नाम हो सकता है। कहानी अच्छी लगी हुई हो तो फिर ज़रूर लाइक करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।